हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक। सबसे ज्यादा गुड मॉर्निंग तेरे लिए ही होती है मेरी। चलो आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होता है। अच्छा, कल का टॉपिक हमने क्या किया था? हमने इंट्रोडक्शन समझ ली थी, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस था, कुछ उसके फीचर्स थे, सब्जेक्ट मैटर था, और कल हमने ये पता कर लिया था कि हमने 4 सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में रीड आउट करना है ना। अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं तो मैं हमेशा बोलती हूं कि उसका सोल्यूशन भी चाहिए, और ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब हर देश इससे जूझ रहा है। ये वाली प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर देश को बियर करना पड़ रहा है। क्या फिर हर देश इसका सोल्यूशन भी ढूंढेगा? अच्छा, फिर हर देश सेम नहीं है। सो वी वेरी वेल नो कि 3 तरीके की इकोनॉमीज के बारे में हम पढ़ते होते हैं। कौन सी 3 तरीके की इकोनॉमीज के बारे में आप पढ़ते होते हो? पहली जो कि मेन पॉइंट आता था हमारा, दैट वाज कैपिटलिस्टिक। पहले एक बार सारा समझ लो, फिर हम रीड आउट कर लेंगे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एंड जिसको आप मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में कैपिटल का मतलब क्या है? मेन प्राइवेट सेक्टर, दिस इज नॉट ब्रेक। देन सोशलिस्टिक इकोनॉमी, socialistic economy, it means this is owned and controlled by government, then mixture of both, ठीक है, and that is mixed economy. Now इसमें कैपिटलिस्टिक में हमने ये समझना था कि इसमें सारे जो मेजर डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ, फॉर, वो कौन लेता है? वो प्राइवेट सेक्टर लेता है। इसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस मिनिमम है। मतलब अगर जब जब मैं प्राइवेट सेक्टर बोलती हूं ना, इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई काम करेगा। जब जब मैं प्राइवेट सेक्टर बोलूंगी तब तब डिमांड एंड सप्लाई का जिक्र होगा कि डिमांड और सप्लाई सब कुछ बात करेंगे। यहां पे पहले हम सारा कैपिटलिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो मुझे मेजर बातें करनी है। अगला, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है मार्केट इकोनॉमी का। देन ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स बनाते हैं। याद करो, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट था कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग बनाओगे या प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाओगे, तो मैं ये बताती होती हूँ कि कंज्यूमर प्रेफरेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ड्राइविंग फोर्स का अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉफिट आंसर जाएगा, लेकिन आप किसके लिए गुड्स बनाते हो, देन इट इज नॉट प्रॉफिट, देन इट विल बी जो कंज्यूमर मांगेगा। अच्छा, अगर तुम वो बना दो जो कंज्यूमर मांगेगा तो मतलब प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। ये वाली बात होती है। लेकिन मुझे मेन मोटिवेट करने वाला कौन है इस इकोनॉमी में? मेन मोटिवेट करने का फैक्टर कौन है? प्रॉफिट। ड्राइविंग फोर्स का अगर क्वेश्चन आएगा तो प्रॉफिट है। आपके पास क्वेश्चन बैंक में इसको लेके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमने बोला था, अगर इसके मैं मैरिट्स और डीमेरिट्स की बात करूं, कैपिटलिस्टिक के सबसे बड़े मेरिट क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग सबसे बड़े बड़े मेरिट कौन से हैं? कोई शेयर करो। ग्रोथ बोल सकते हो, और फास्ट ग्रोथ। चलो मैं यहीं से क्वेश्चन पूछती हूं, इट मीन सोशलिस्टिक में ग्रोथ नहीं है, कम है, स्लो है तो सही। कैपिटलिस्टिक में वैरायटी मिलेगी, सोशलिस्टिक में वैरायटी नहीं मिलेगी, चॉइस नहीं होगी, जो वो देगा आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। और ये क्या कंपटीशन, वो तो चल इसका फीचर है कि यहाँ कंपटीशन स्टिफ रहता है। हाँ, हो सकता है वैरायटी के कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, ठीक है, अच्छी वैरायटी मिलेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली अच्छा होगा। फिर इसमें बोला था इट रिवॉर्ड मैन ऑफ इनिशिएटिव, अगर अच्छा काम करोगे तो यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या है? मोटे मोटे सबसे बड़ा डीमेरिट बताओ इसका क्या है? इसमें इनइक्वालिटी होती है, बायसनेस है, एक्सप्लॉयटेशंस हैं। ये पूरी सोसाइटी के लिए काम नहीं करेगा। ये किसके लिए काम करेगा? ये रिचर सेक्शन के लिए काम करेगा, जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी खासी है, ये उसके लिए काम करेगा। मेन जो इसके डीमेरिट थे इसमें, व्हाट, हाउ, फॉर whom, everything is decided according to profit motive और कंज्यूमर प्रेफरेंस।
मैं रीड भी करवाऊंगी, पहले एक बार पूरी मेरे से इसकी समरी ले लो। सोशलिस्टिक में एवरी मेन डिसीजन, every means of production, factories, mines, they are owned and controlled by government. State word भी यूज हो सकता है पेपर में। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। यहां पे नो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, कोई प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। देन नो प्रॉफिट मोटिव, यहां पे सोशल वेलफेयर। यहां पे ना मैंने आपको मेन क्लासेस में एक दो पॉइंट्स बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा। राइट टू वर्क इज गारंटेड बट द टाइप ऑफ वर्क इज नॉट गारंटेड। आपको काम मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा दैट इज नॉट गारंटेड। सबको काम मिलेगा, ये मैंने एक लाइन अंडरलाइन करवाई हुई है, अभी दिखा दूंगी आपको समरी नोट्स में। फिर उसके बाद एक और लाइन थी, सबको फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड बट चॉइस इज नॉट देयर। सबको काम मिलेगा, सबको खाना मिलेगा, लेकिन काम किस टाइप का मिलेगा, खाना किस टाइप का मिलेगा, उसकी गारंटी नहीं होती यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे इक्वालिटीज प्रमोट होती हैं, सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए काम होता है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत मिनिमम रोल है, ग्रोथ थोड़ी स्लो है, कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे नहीं होते, जो कि सबसे ज्यादा किस सेक्टर में होते हैं वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कैपिटलिस्टिक में, बिकॉज वहां पे एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट का हमने एक पॉइंट पढ़ा था। फिर इसका मेरिट क्या है, इसका मेरिट क्या है, ठीक है, इक्वालिटी है, गरीब बंदे के बारे में सोचेगा, सोशल वेलफेयर है, ग्रोथ आ रही है, चलो लेकिन वो स्लो आ रही है। डीमेरिट में क्या बोलोगे, यहाँ पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड नहीं बनेगा, ग्रोथ का रेट बहुत स्लो है। मेरिट गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, अब तो आपने बुक 2 में मेरिट गुड्स पूरा पढ़ लिया। जब हम फर्स्ट टाइम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं तब तक हमें मेरिट गुड्स पता नहीं होता था, अब हमें पता है मेरिट गुड्स के ऊपर हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। मेरिट गुड्स का मतलब जो सोसाइटी डिजायर कर रही है, एजुकेशन एंड हेल्थ, इसमें मैं एग्जांपल देती होती हूँ। सो हमने बोला मेरिट गुड्स कभी भी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी नहीं देती फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमेशा अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी उसको देगी तो उसमें प्राइस बहुत ज्यादा हाई चार्ज करेगी, तो गरीब बंदा रह जाएगा। लेकिन अगर मैं सोशलिस्टिक की बात करूं तो वो मेरिट गुड्स हर एक बंदे के लिए प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड में हमने क्या बोला था, इट इज मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक। अब इसमें तो चलो कोई एक्स्ट्रा फीचर है नहीं है, दोनों के मिक्सचर ही हैं। कुछ चीजें यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा, कुछ चीजें यहाँ पे पब्लिक सेक्टर करेगा, प्रॉफिट मोटिव भी होगा, सोशल वेलफेयर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे तो दोनों मिक्सिंग है। एक क्वेश्चन था, एक नोट था, देखिए जरा कितना की याद है, जो हमारे क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो बुक में नहीं देखना है ना, बुक में विदाउट देख के बताना है कि मैं किस नोट की बात कर रही हूं। मिक्स्ड इकोनॉमी के बाद एक नोट था और क्वेश्चन बैंक में भी उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। क्या था वो, क्या था, नो वो नहीं है, वो नहीं है कि कितने सेक्टर्स होते हैं, वो तो आपको पता है कि हाँ भैया 3 सेक्टर, प्राइवेट वाला अलग होता है, पब्लिक वाला अलग होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, वो नहीं पूछ रही इस बार। बहुत बढ़िया जयंत, बहुत बढ़िया। इट इज रिगार्डिंग दैट यूएसएसआर, क्वेश्चन था, वो नीचे नोट दिया हुआ था, रियल इकोनॉमी में, रियलिटी में कौन सी इकोनॉमी प्योरली सोशलिस्टिक है? व्हाट वाज द आंसर जयंत? अगर तेरे को यूएसएसआर याद है कि हाँ उसमें यूएसएसआर का कोई जिक्र हुआ था तो फिर ये भी याद करो। सॉरी, क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन क्या था, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ प्योरली सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ये क्वेश्चन था। बैच 1 बैच 2 दोनों ने पूछी थी मेरे से क्वेरी, ठीक है, ये भी याद है। तो उसमें एक ऑप्शन था चाइना, एक ऑप्शन था यूएसएसआर, एक था शायद वियतनाम, मे बी, आई एम नॉट श्योर, एंड द डी ऑप्शन वाज नन ऑफ दीज। देखा हमें किसी को याद ही नहीं है, इसका आंसर नन ऑफ दीज था। और हमने ये बोली थी तब बात, नो इकोनॉमी इज
प्योरली सोशलिस्टिक इकोनॉमी। हमने ये बात तब डिस्कस की थी कि कोई इकोनॉमी, ठीक है सारी, अगर मैं चाइना की भी बात लूं, किसी की भी बात ले लो, प्योरली कोई नहीं है। कम्युनिस्ट बोलते हो आप उसको, नाम बदल जाता है। हम सोशलिस्टिक की बात कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई इकोनॉमी आज की डेट में प्योरली सोशलिस्टिक नहीं है। जो मर्जी एग्जांपल उठा लो, सब में कुछ ना कुछ मिक्सचर है, प्राइवेट बंदे को लेके ही आना पड़ता है। तो ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, अब चैप्टर देख लेते हैं, इसमें कुछ ज्यादा करने वाला था नहीं। अब आ जाइए पहला पार्ट। बेटा कौन सी इकोनॉमी है, और याद करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्यादातर भूल जाते हो। मैम लेजिस्फेयर का मतलब फ्री, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। चलिए यहां पे सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट बंदा, एंड द मेन मोटिव इज ओनली रीड लेफ्ट वाला पार्ट ऑफ द टेबल। आपके लिए अभी यही जरूरी है, आपको पता है इंटरनल मैटर क्या है। तो क्या लिखा हुआ है ये समझ में आता है। कौन प्रॉपर्टी की ओनरशिप रखता है यहाँ पे, प्राइवेट बंदा। कोई मर्जी काम कर सकते हो, कंज्यूमर कुछ मर्जी खा सकता है क्योंकि उसके पास वैरायटी है। मेन मोटिव, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बनाएगा, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। कंपटीशन का लेवल स्टिफ है, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, ऐसे। अच्छा सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो आपको ये दिख रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस का सॉल्यूशन, इट्स नॉट प्रॉफिट, इट इज कंज्यूमर की प्रेफरेंस। हाउ, वेयर कॉस्ट इज मिनिमम। फॉर whom to produce, who has buying capacity, and how do we decide that I want to consume, I want to save, I want to invest, and that depend on rate of interest and rate of return। ये रहा ये बातें। What are the merits? सिर्फ मैंने मेन लेक्चर्स में भी ये बोला था, बोल्ड बोल्ड वाली चीजें देख लिया करो। इस चैप्टर के लिए आपको बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप विदाउट पढ़े भी दे दोगे इस चैप्टर के आंसर्स को तो हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है ये वाला। आगे बहुत सारी वेराइटीज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है। अच्छा ये वाला पॉइंट बताओ, क्यों एफिशिएंसी लेके आता है, क्यों क्यों, व्हाट्स द रीजन। हाँ ये इसको पता है कि अगर मैं एफिशिएंटली काम नहीं करूंगा तो मेरी वेस्टेज हो जाएगी, कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, और प्राइवेट बंदे का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो ये एफिशिएंसी मैक्सिमम से मैक्सिमम लेके आने की कोशिश करता है, ठीक है। देन ये राइट्स को प्रिजर्व करता है, ये वाला पॉइंट हमारा रह गया। अगर आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी में बात करो तो वहां पे ना फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ना फ्रीडम टू स्पीक है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में यू हैव राइट टू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट। सो कौन सी इकोनॉमी में फंडामेंटल राइट्स प्रिजर्व किए जाते हैं। नॉर्मली बच्चा गलती कर देता है कि हाँ सोशलिस्टिक आंसर होगा, जहां पे गवर्नमेंट आएगी वहां पे फंडामेंटल राइट आएंगे। गलत है, ये ऑपोजिट है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी उल्टा वो तुम्हें कुछ भी चॉइस देने का हक नहीं रखेगी, वो अपनी चलाएगी। हालांकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में यू हैव राइट टू चूज बिकॉज देयर इज मच वैरायटी, ये पॉइंट यहां पे है। देन ये वाला पॉइंट मैं बता चुकी हूं, रिवॉर्ड मैन इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर है, कॉस्ट मिनिमम है। डिमेरिट इनइक्वालिटी है, वेलफेयर नहीं है, रियल नीड को नहीं पूरा करता। बहुत पैसा किसके ऊपर खर्च करती है प्राइवेट इकोनॉमी, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, क्योंकि कस्टमर को ल्योर करना है ना, खींचना है अपनी तरफ। लेस वेज गुड्स आर प्रोड्यूस, कैन यू टेल मी लेस वेज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड का मतलब। वेज गुड्स मीन्स these are produced less because इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। क्या प्रोड्यूस होता है ज्यादा, लग्जरी, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है। अच्छा कैपिटलिज्म में आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हो कि इनडायरेक्टली क्या क्रिएट हो जाती है, मोनोपोली, लेबर की एक्सप्लॉयटेशन रहती है। कोई कस्टमर सॉवरेनिटी नहीं है, उल्टा जो बनाते हैं उसको बेच देते हैं जैसे मर्जी, एडवर्टीजमेंट कर करके। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कैसे, प्रोडक्शन का लेवल बहुत हाई, प्रोडक्शन का लेवल हाई तो क्या इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा, पोल्यूशन क्रिएट होगा। अब तो आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाला पॉइंट भी पढ़ाए हो, तो वही वाला पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा फिर अगला क्वेश्चन ये, कार्ल मार्क्स एंड
फ्रेडरिक एंजल्स, ये हमने नाम पढ़ा हुआ है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ईयर 1848। इस बुक में पहली बार कोई बात हुई थी यहाँ कि यार सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी होती है। बिल्कुल उल्टा चलेगा। यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन ओन कर रहा है? कलेक्टिव। यहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता। क्या होता है? क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सारी प्लानिंग सेंटर में होती है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, सेंट्रल जगह पे प्लानिंग होगी और सबको मानना पड़ेगा। कंपटीशन का लेवल बिल्कुल नहीं। इक्वालिटी होती है, कंज्यूमर को चॉइस नहीं दी जाती, ना ही प्राइस मैकेनिज्म का रोल होता है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस मैकेनिज्म का रोल नहीं है? इसके ऊपर भी आपने क्वेश्चन बैंक में काफी क्वेश्चंस किए हैं। एनी प्राइस जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है दैट इज नोन एज एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस, ओके। इस इकोनॉमी में सारी चीजें कैसे सॉल्व होंगी? हर का आंसर एक ही है, विच इज बेनिफिशियल फॉर होल इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस? होल इकोनॉमी। हाउ टू प्रोड्यूस? जो बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए। होम टू प्रोड्यूस? पूरी इकोनॉमी। मतलब सबका आंसर एक ही है। मेरिट्स पे आइए। सबसे पहला मेरिट पढ़ते चलिए, इक्वालिटी है। यहां पे अच्छी यूटिलाइजेशन होगी क्योंकि रियल नीड ऑफ सोसाइटी पूरी हो रही होगी, ना कि लग्जरी। लग्जरी नहीं पूरी हो रही होगी, जो रियल नीड होगी सोसाइटी की वो पूरा हो रहा होगा। तो रिसोर्सिस की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, अच्छी यूटिलाइजेशन इसमें है। क्योंकि वहां पे क्या बन रहा था? कैपिटलिस्टिक में क्या बन रहा था? बहुत बढ़िया। अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज। अच्छा, गवर्नमेंट क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव में नहीं जाती। यहां पे ज्यादातर लोगों को क्या देती है? वो नौकरियां। आगे, क्लास वॉर नहीं होने देती। क्लास वॉर का मतलब मैंने क्या बताया है? टू ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी बन जाता है, हैव एंड हैव नॉट इन कैपिटलिस्टिक। किसी के पास पैसा है, किसी के पास नहीं है इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और जिसके पास होता है पैसा उसको और चढ़ा दिया जाता है, उसी की नीड्स को पूरा किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट इकोनॉमी में ये दो सेक्शन बनते ही नहीं, क्योंकि गुड सबके पास जाएगा। यहां पे कोई क्लास वॉर नहीं है, यहां पे रिच और पुअर कोई दो सेक्शंस में डिवाइडेशंस नहीं है। वो ये बात कर रहा है सबको काम करने का हक मिलेगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, देन बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस्ड? क्या रूरल एरिया में भी जाके डेवलपमेंट की जाएगी? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में तो नहीं होती है। देन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पीएफ, ग्रेचुटी, या आपको जो समझ में आता है पीपीएफ का खाता, कोई भी खोला जाता है इसमें। देन सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है सोशलिज्म का? सबसे बड़ा यहां पे एक्सेसिव पेपर वर्क है, करप्शन का लेवल बहुत ज्यादा, ये लिखा है। फ्रीडम नहीं है इंडिविजुअल को कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर पाए, क्योंकि यहां पे प्रॉपर्टी किसके नाम पे होती है? गवर्नमेंट। आगे, लोगों को क्या नहीं प्रोवाइड करता? इंसेंटिव। आगे, ये किसके अकॉर्डिंग नहीं चलता? मार्केट। और नो फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड इट रिस्ट्रिक्ट्स ग्रोथ। इन्होंने नहीं लिखा कि ग्रोथ है ही नहीं, क्या लिखा है? कम हो जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या हमें पहला वाला पॉइंट समझ में आता है? यहां पे कितने सेक्टर्स हैं? 3। क्या है? 3। प्राइवेट अलग, पब्लिक अलग एंड कंबाइंड अलग। याद है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हुआ करता था। आप सी ऑप्शन टिक करते होते थे, प्राइवेट एंड पब्लिक। फिर मैं बोलती थी गलत है, प्राइवेट अलग भी है, पब्लिक अलग भी है एंड दोनों का कॉम्बिनेशन भी है, यही बताती होती थी। बैलेंस डेवलपमेंट है एंड डुअल प्राइसिंग है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डुअल प्राइसिंग ऑफ सिस्टम है? यहां पे प्राइस का कौन दो जने यहां पे प्राइस डिसाइड कर रहे हैं? एक तो मार्केट डिसाइड कर रही है एंड दूसरा, तो डुअल प्राइसिंग हो गई। दो तरीके से प्राइस डिसाइड होती है इस इकोनॉमी में। जो सेक्टर प्राइवेट के हाथ में होगा वहां पे सब कुछ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की तरह सॉल्व किया जाएगा। जो सेक्टर पब्लिक सेक्टर के हाथ में होगा वो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सोशलिस्टिक। मेरिट सबके मिक्स हैं। ये दोनों के मेरिट्स को कैरी करता है। कौन से दो के मेरिट्स को कैरी करता है? कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। क्या यहां पे इंडिविजुअल को अपने नाम पे प्रॉपर्टी करवाने का हक है? इंडिविजुअल, यस है, क्योंकि यहां पे कौन है? कौन सा सेक्टर है? कैपिटलिस्टिक है, नॉट गवर्नमेंट।
अगर गवर्नमेंट सेक्टर होता फिर तो वो किसी को अपने नाम पे प्रॉपर्टी करने ना देता बेटा। तो यहां पे प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम। क्या प्राइस मैकेनिज्म काम कर रही है? मेरा आंसर सब में सेम है। कौन सा सेक्टर है यहां पे? कैपिटलिस्टिक। सोशलिस्टिक अकेला होता तो प्राइस मैकेनिज्म को काम ना करने देता है, इनइक्वालिटीज को खत्म करता है। अच्छा, इसका रीजन बताओ, क्यों इनइक्वालिटीज को खत्म कर देता है? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ विच सेक्टर? अब यहां पे गवर्नमेंट है। किसी का आंसर कैपिटलिस्टिक है, किसी का आंसर, क्योंकि दोनों है ना यहां पे। आगे चलो, यहां पे फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी। अब आपने क्लासिकल थ्योरी के बारे में बुक 2 में बहुत बार पढ़ा है कि फ्लक्चुएशन जब आती है तो कौन इंटरफेयर कर जाता है? तो यहां पे गवर्नमेंट है। अच्छा, यहां पे ना इसको थोड़ा सा कंपेयर करके सोचो, अगर पूरी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती, मतलब पूरा प्राइवेट सेक्टर होता और डिप्रेशन आ जाता, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? दुकानें बंद करके घर पे बैठ जाएगा। गवर्नमेंट नहीं है उस सेक्टर में। लेकिन अगर मिक्स्ड है तो क्या हो रहा है? डिप्रेशन आ गया, प्राइवेट बंदा घर पे बैठ गया, लेकिन कौन है हमारी इकोनॉमी को बचाने वाला? यस। तो यहां पे फ्लक्चुएशंस को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें फ्लक्चुएशंस बिल्कुल कंट्रोल नहीं होती? जयंत, हाउ सोशलिस्टिक बेटा? सोशलिस्टिक में हाँ, इट विल बी कैपिटलिस्टिक, क्योंकि कैपिटलिस्टिक में कौन सा रोल है? किसका रोल है? प्राइवेट। और प्राइवेट बंदा को कोई लेना देना नहीं है कि इकोनॉमी डिप्रेशन में जा रही है, वो तो घर पे बैठ जाएगा। वो जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। आगे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ये बहुत अच्छी इकोनॉमी है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रोल है, इनोवेशन के लिए इंसेंटिव देता है और कट थ्रोट कंपटीशन को रोकता है। चलो मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें कट थ्रोट कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है? कैपिटलिस्टिक अगेन। लेकिन अब यहां पे गवर्नमेंट भी आ गई। अगर बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा होगा तो गवर्नमेंट अपनी प्रोविजन लगा के उस कंपटीशन को क्या कर सकता है? थोड़ा रोक सकता है। बहुत बढ़िया। इसका एक ही डीमेरिट था। लिखे 3 हुए हैं लेकिन पॉइंट एक ही है। कहते अब आपने 2 चीजों को इकट्ठे चलाना है। कौन सी 2 चीजों को इकट्ठे चलाना है? अब किसको कितना रोल दें वो बड़ा मुश्किल है। अगर तो गवर्नमेंट को तुमने ज्यादा रोल दे दिया, विच वॉज अप टू 1990, आपने इंडियन इकोनॉमी का लास्ट यूनिट पढ़ा है जिसमें हमने पूरा देखा था कि क्या कैसे कैसे क्या क्या हुआ अप टू 1990। चलो 1980 भी बोल सकते हैं अगर याद आता है मेरा पॉइंट। 1980 में क्या हो गई थी? अर्ली लिबरलाइजेशन। तो कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा था? गवर्नमेंट सेक्टर। हालांकि वी ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर वाज एट द डोमिनेटिंग हेड। लेकिन हमारी इकोनॉमी में करप्शन, इनएफिशिएंसीज, लॉसेस, पिलफरेज, ये सब हो रहा है। दूसरी जगह अगर आप प्राइवेट सेक्टर को अपर हेड दोगे तो मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर आगे चलना शुरू हो जाएगा। इट मींस सबसे बड़ा यहां पे चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज यहां पे ये डिसाइड करना है कि किसको कितना रोल दें। प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को बैलेंस करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है ऐसी इकोनॉमी में। एंड दैट्स इट, दिस आर डीमेरिट्स। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट 1 चैप्टर 2। यूनिट 1 मैंने कल भी बोला था, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट क्योंकि वेटेज सबसे कम रहती है इसकी, ओके, आउट ऑफ ऑल द यूनिट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो मैं रिपीट कर दूंगी, अदरवाइज आई विल बी स्टार्टिंग विद द इंपॉर्टेंट यूनिट एंड दैट इज योर डिमांड। एनी? हाँ जी, कट इट। ठीक है, चलो। So, any doubt in unit 1? Anything to repeat? All okay? What's your homework for today? And बेटा वो ऐसी फॉर्मेलिटी वाला नहीं, ठीक है, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। पहले तो ना ये ट्राई किया करो। चलो जैसे आपने मेरे को बोला कि मैम थोड़े थोड़े इंप्रेशंस हैं आंसर के, तो टेक अ बुक, क्वेश्चन के नीचे ऑप्शंस के ऊपर बुक रख दो, ठीक है, डोंट रीड ऑप्शंस, ठीक है, क्वेश्चन रीड करो,
थोड़ा दिमाग चलाओ कि क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। तो अगर ऐसे ही समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, फिर तो हमें ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, वो तो हम और भी बढ़िया ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इंप्रेशन नहीं जा रहा तो इंप्रेशन के साथ करोगे या टिक मार्क हुई पड़ी है उसके साथ करोगे तो क्वेश्चन बैंक करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात आप समझो। मैं एक चीज कर सकती हूं जो मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है, मैं क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ डलवा सकती हूं, ठीक है, अगर आपको वो करना है उसकी पीडीएफ डलवा सकती हूँ। डोंट टेक आउट प्रिंट आउट्स, ठीक है, जस्ट टेक कि आपका कोई ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, सामने क्वेश्चन पेपर खोल लो, ठीक है, आंसर नहीं देखना, एंड एक साइड पे पेज ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर, सेकंड का ये आंसर, राइट, एंड देन एट वन इंस्टेंस उसको आंसर की के साथ मैच करो। मेरे हिसाब से ये आपके लिए ठीक रहेगा, रादर देन कि हाँ कि वो इंप्रेशन वाले के साथ करो, फिर तो वो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। ये करूं, ये चल जाएगा, पर यू हैव टू बी ऑनेस्ट। अब मैं घर घर जाके नहीं देख पाऊंगी कि हाँ तुम वो पीडीएफ खोल के कर रहे हो, वो आपने इंश्योर करना है। इज दैट ओके? चलो आज मैं ये करवाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, वो आपकी लेक्चर शीट में या ड्राइव में जहाँ पे भी आपको शेयर होती हैं चीज़ें, वहाँ पे मैं डलवा दूंगी उस चीज़ को, नोट्स वाले सेक्शन में डलवा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मिल जाए। ओके, चलो आ जाइए अब यूनिट 2। यूनिट 2 के 4 चैप्टर्स, वन इज डिमांड, अदर इज इलास्टिसिटी, देन 2 चैप्टर्स कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, है ना, यही है। सो 10 मार्क्स की वेटेज है। नाउ एवरी यूनिट इज ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स यूनिट 2, 10 मार्क्स यूनिट 3, मार्केट वाली शायद ज्यादा है। तो यहां पे आपको यूनिट 2 की ऐसी ही करनी है तैयारी कि हमारे 10 क्वेश्चंस आने हैं यहां से। अच्छा, यूनिट 2 चैप्टर 1 क्या है? दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, मतलब वी हैव टू स्टडी अबाउट डिमांड यहां पे, है ना। तो चलिए देखते हैं जरा इसमें क्या होगा। डिमांड, इसमें मैं यूजुअली एक पहले स्केड्यूल बनाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली ये कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में, वी ऑल नो, डिमांड का मतलब ऑब्वियसली कंज्यूमर साइड से पढ़ रहे हो इस कंसेप्ट को। You have to write one schedule here. Can you read these 2 terms? Read करो। चलो 1 और 100, 200, 300, 400, 500 and this is 10, 9, 8, 7 and 6। यही था। ये एक टेबल है जिसमें बहुत सारी फिगर्स हैं, ऐसे ही पढ़ते होते थे हम। इसके ना इस पूरे टेबल के 5 फीचर्स बताने हैं आपने मेरे को। क्या क्या है इस टेबल में, क्या क्या दिख रहा है इस टेबल में? चलो, क्या क्या प्राइस, हाँ आपको ये बोलना बड़ा जरूरी है कि इसमें आपको डिफरेंट प्राइजेस दिख रहे हैं। जो जो आप बोलोगे मैं लिखती जाऊंगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आपको इसमें डिफरेंट प्राइजेस दिख रहे हैं, आपको इसमें डिफरेंट क्वांटिटी दिख रही है, और बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहा है। सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, और चलो 2 चीजें हिडन है वो हमें पता नहीं चल रही है ना। चल चल चल, कौन हैंड रेस करके बताओ, देखें जरा क्या बताते हैं। ओके, 1 कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर है, आगे चलो एक चीज रहेगी, एक टाइम पे, एट अ टाइम। ये 5 चीजें इस स्केड्यूल में क्या हो रहा है, अब इसको हम कंबाइन करते हैं। एक कंज्यूमर था ए, उसको एक्स कमोडिटी चाहिए, अभी वो घर पे ही बैठा है, एक्चुअल में उसने कुछ नहीं खरीदा। याद होगा मैं हमेशा क्या लाइन बोलती होती थी, एक्चुअल में क्या खरीदेगा वो मार्केट वाली यूनिट में पता चलता है। अभी तो सिर्फ अपनी क्या बता रहा है, विलिंगनेस। दिस होल यूनिट इज अबाउट योर कंज्यूमर की विलिंगनेस, एक्चुअल कुछ नहीं जाएगा।
क्योंकि ये तो कंज्यूमर साइड से पढ़ा, अभी प्रोड्यूसर साइड से पढ़ेंगे, फिर दोनों को मैच करेंगे, तब जाके खरीदारी और बेचने वाला कंसेप्ट आएगा। अकेला कंज्यूमर का कंसेप्ट पढ़ के आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उसने खरीद लिया? सामने वाला हो सकता है विलिंग ही ना हो खरीद बेचने के लिए। तो अभी वन साइड ऑफ कॉइन के बारे में पढ़ रहे हो, अभी सेकेंड साइड बाकी है। अब ये दोनों जब साइड्स मैच करेंगी तब पता चलेगा एक्चुअल में क्या हुआ। दिस इज विलिंगनेस ऑफ, किसकी है विलिंगनेस? एक कंज्यूमर की। मैं घर पे बैठी हूं, मुझे एक्स कमोडिटी चाहिए एंड आई एम नॉट अवेयर कि मार्केट में क्या दाम चल रहा है, तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, बाजार में जाके देखेंगे। अभी ना मैं अपने दिमाग में कुछ कॉम्बिनेशन बना लेती हूं। अब मैंने अपने दिमाग में क्या कॉम्बिनेशन बनाए? अगर मैं मार्केट में जाऊंगी और मुझे 100 रुपए का प्रोडक्ट ये मिल गया तो मैं 10 यूनिट ले आऊंगी, लेकिन अगर 200 का मिला तो मैं 9 लेके आऊंगी, अगर 300 का मिला तो मैं 8 लेके आऊंगी, अगर 400 का मिला तो 7 एंड अगर 500 का मिला तो 6। मतलब जैसे जैसे दाम बढ़ता जाएगा मैं अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम करती जाऊंगी, कम करती। ये मैंने अभी घर पे बैठ के एक रफ सा टेबल बना लिया। सो जब एक कंज्यूमर की विलिंगनेस होती है, दिस इज आपके समरी की पहली लाइन जो लिखी हुई है, दिस इज कंज्यूमर की विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट क्वांटिटीज, बट ये एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब ये ट्यूसडे की डिमांड है। अगर मैं वेडनेसडे को बनाऊंगी तो वो डिमांड कुछ और होगी। अब यहां पे समझो क्या है, ये पूरा टेबल जिसमें ये 5 फीचर्स होने ही चाहिए, एक भी मिस ना हो। ये एंड में है सारे फीचर्स। अगर ये 5 फीचर्स आपको एक टेबल में मिल जाते हैं, सो दिस इज वन डिमांड। अगर आप वेडनेसडे को बनाओगे कोई टेबल तो वो दूसरी डिमांड, देन थर्सडे को बनाओगे तो वो तीसरी। एक टाइम पे बैठ के जो टेबल बनाओगे वो एक डिमांड होती है। एक डिमांड में क्या होना चाहिए? एक कंज्यूमर होना चाहिए, एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, डिफरेंट प्राइसेस एंड डिफरेंट क्वांटिटी। अगर ये 5 चीजें मिल जाएंगी तो वो एक डिमांड कंस्टिट्यूट करेगा। हमें ये बात समझ में आती है? पक्का? कोई डाउट? ओके। देन अगर तो आपने काफी सारे कॉम्बिनेशंस की बात की, इट बिकम्स वन डिमांड। नाउ अगर मान लो मैं सिर्फ ये उठा लूं, मतलब नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरा टेबल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन पेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पूरे कॉम्बिनेशन, ओनली वन पेयर है। ये भी विलिंगनेस। मैंने पर सिर्फ एक ही पेयर की बात की। मैंने बोला अगर 200 रुपए दाम मिलेगा तो मैं 9 यूनिट खरीद लूंगा। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस। डिफरेंट प्राइसेस नहीं है, डिफरेंट क्वांटिटीज नहीं है, पर्टिकुलर प्राइस है, पर्टिकुलर क्वांटिटी है, देन दैट बिकम्स क्वांटिटी डिमांडेड। पूरा टेबल इज डिमांड एंड वन पेयर इज। अच्छा यहीं पे थोड़ा सा और कर लेते हैं, वो मूवमेंट वाला थोड़ा सा टॉपिक यहीं पे देख लेते हैं। अगर इस पेयर से इस पेयर पे जाओगे, इस पेयर से इस पेयर पे जाओगे, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी? इज इट चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? क्योंकि डिमांड तो बदली ही नहीं। डिमांड का मतलब मैं क्या बताती होती हूँ? एक टेबल तो बदला ही नहीं। ऐसे देखा करो। तो एक क्वांटिटी डिमांडेड से दूसरी क्वांटिटी डिमांडेड पे आ रहे हो, क्योंकि टेबल तो वही था। तो हम इसको क्या नाम बोलते होते थे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में आती है बच्चा? पक्का? ठीक है। यहीं से ना हमने 5 एलिमेंट्स निकाले थे डिमांड के, 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, 5 एलिमेंट्स ऑफ डिमांड क्या क्या होते हैं? चलो करो स्टार्ट। ओके अब विलिंगनेस अकेले ना बोल बच्चा। सबसे पहले होती है विलिंगनेस टू बाय। इट मीन्स विश टू बाय है, मैं कुछ खरीदना चाहती हूं, मेरी विलिंगनेस है, मेरा डिजायर है। अच्छा दूसरा
एबल, एबल गलत हो गया, अभी यहां पे विलिंगनेस टू स्पेंड नहीं आएगा। सेकेंड स्टेप इज ऑलवेज एबल टू बाय। अच्छा क्या बताओगे एबल टू बाय में? यू मस्ट हैव, हाँ, रिसोर्सिस होने चाहिए और कंज्यूमर का सबसे बड़ा रिसोर्स पैसा है। थर्ड चलो है डिजायर। घूम फिर के पहले पॉइंट पे ही आई जा रहे हो, डिजायर डिजायर डिजायर। कौन सी स्विफ्ट डिजायर है? कौन सी डिजायर? डिजायर हो गई है, बार बार थोड़ी डिजायर करोगे। सो विश टू बाय, दिमाग में कुछ आया कि ये खरीदना है। सेकंड पैसा चेक किया। थर्ड अब आए, क्या बोला? विश टू स्पेंड, अब आएगा जो तूने सेकंड नंबर पे बोला था। विश टू स्पेंड का मतलब सिर्फ रिसोर्सेस का होना काफी नहीं है, खर्च भी तो करना पड़ेगा। ये हो गए 3। अच्छा चौथा ये देखो, अब इसमें देख लो, प्राइस होनी चाहिए एंड टाइम होना चाहिए। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, प्राइस एंड टाइम। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे आपने बोला इफेक्टिव डिमांड, ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चलो फिर अब बताओ इफेक्टिव डिमांड में ये 5 में से क्या होना जरूरी है? आता तो सब है यार। तो यहां पे these 3 आर इफेक्टिव डिमांड। मतलब क्वेश्चन आएगा इफेक्टिव डिमांड के लिए नीचे दिए हुए ऑप्शन में से क्या क्या जरूरी? पहले 3, प्राइस और टाइम हमारे लिए तब जरूरी नहीं है। अगर आप पहले वाले 2 पॉइंट देखोगे तो आपके कवर हो गए हैं। मैं दिखा देती हूं आपको। क्या आपको ये वाली डेफिनेशन समझ में आती है? वेरियस क्वांटिटीज, कंज्यूमर इज विलिंग, डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एंड अ पर्टिकुलर टाइम। आ गए ये वाली चीजें? आगे आओ। इफेक्टिव डिमांड में क्या क्या आता है? विश होनी चाहिए, आगे चलो, पैसा होना चाहिए, विलिंगनेस टू स्पेंड। इफ डिजायर इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर, एबिलिटी टू पे, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड। वो हमें पता है, डिमांड के लिए हमें सब कुछ चाहिए होता है। क्वेश्चन क्या आता है यहां पे? इफेक्टिव डिमांड। 5 एलिमेंट में से पहले 3 मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इफेक्टिव डिमांड। क्या हमें डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में फर्क समझ में आता है? यस। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा अगला जो मेरा स्टेप रहता है ना हमेशा, दैट इज आपको हर चैप्टर में स्केड्यूल बनाना है, स्केड्यूल से कर्व बनाना है। थोड़े से कर्व के रूल सीख लेते हैं, ठीक है, तब जाके हमें वो बाकी का पॉइंट समझ में आएगा, जिसको मैं नॉर्मली अपने लेक्चर में गोल्डन रूल्स का नाम देती होती हूँ, ठीक है। सो हमने यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जब भी स्केड्यूल बनेगा तो कर्व बनेगा हमेशा। स्केड्यूल का मतलब टेबल, टेबल से डायग्राम बनानी होगी। अब यहां पे हम डायग्राम का रट्टा मार नहीं सकते, बिकॉज वी हैव टू गो फॉर रीजन फॉर एवरीथिंग। ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों आया, टेढ़ा क्यों आया, सीधा क्यों आया। तो इसके लिए अगर आपको याद होगा तो हम हमेशा 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर आप कोई भी डायग्राम बनाने के लिए जाओगे, डायग्राम से मेरा इकोनॉमिक्स से मतलब है, अगर आप कोई भी कर्व की प्रेजेंटेशन करने के लिए जाओगे, यू हैव टू गो फॉर 2 थिंग्स। बहुत बढ़िया जा रहा है। सबसे पहले तुम्हें देखनी होती है डायरेक्शन, दूसरी बताओगे मेरे को? स्लोप ना बोलो, शेप। अच्छा डायरेक्शन का मतलब मैं क्या बोलती होती हूँ कि हमने ये देखना है कि ये ऊपर को जाएगा या नीचे हो। जो मतलब शायद मेरे को लगता है ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि मैं जिसको करवाते करवाते एक दिन बूढ़ी हो जाऊंगी, है ना। कारण ये लेक्चर के शुरू में मतलब बिल्कुल जब भी हमारा बैच शुरू होता है, ये मैं करवाती हूँ तो एंड तक ये रोना चलता है। अब आपको पता है ना, ये एंड तक रोना चलता है। लेकिन एंड में भी कुछ बच्चे इसको गलत बोलते हैं। एंड आई विल बी आस्किंग अबाउट डायरेक्शन, क्या मैडम लीनियर जाएगा या नॉन लीनियर, उल्टा फुल्टा, सब उल्टा फुल्टा मेरे को बोलते रहते हैं। तो हमेशा मैं क्या बोलती हूँ कि इस कंसेप्ट में यू हैव टू बी काम, जल्दबाजी नहीं करनी। आपको हमेशा ये देखना कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट ऊपर नीचे टेढ़ा सीधा, ये डिफरेंट है चीजें। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन,
तब आपने स्टडी करना है रिलेशन, एंड रिलेशन बिटवीन टू ये आवाजें क्या आ रही हैं? वेरिएबल्स की आवाज आनी चाहिए थी। ऐसे क्या बोलना चाह रहे थे? टू है नहीं, मेरे को ना कुछ ऐसे साउंड शुरू होने वाला वर्ड आ रहा था, क्योंकि सबके मुझे ये आ रहा था। ऐसे मेरे को बता तो दो, सोच क्या रहे हो? है शेप, टू, फिल इन द ब्लैंक। तुम अपना वर्जन तो बताओ मेरे को। मेरा तो वेरिएबल्स था, लेकिन तुम कुछ ऐसे बोलना चाह रहे थे। अब मैंने अपना दिमाग लगा लिया, ऐसे कोई वर्ड बन तो नहीं रहा यहां पे। एंड में एस है, हम एंड वाला एस बोल रहे थे मैम, है ना? तो इट इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। अच्छा, वी ऑल नो वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू बदलती है। लाइक इन दिस वी हैव टू वेरिएबल्स। नाम बताना टू वेरिएबल्स का। एक प्राइस और वैल्यू बदल रही है, तो दीज आर वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने इनके बीच में रिलेशन समझना है। या तो मैं हमेशा इसमें क्या बोलती हूँ, रिलेशन अच्छा होगा या बुरा होगा। तो इसमें हम ये बोलते हैं, मान लो एक वेरिएबल ऊपर को जा रहा है, दूसरा वेरिएबल भी ऊपर को जा रहा है। प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट एक्स एंड वाई। मैं कुछ नहीं बोल रही कि एक्स एक्सिस वाला वाई एक्सिस वाला, मैं कुछ नहीं बोल रही यहां पे। मैं सिंपल बोल रही हूं एक वेरिएबल एंड दूसरा वेरिएबल। एक वेरिएबल को मैंने एक्स माना और दूसरे वेरिएबल को मैंने वाई माना, और मैं क्या दिखाना चाह रही हूं कि दोनों एक दूसरे की बात मान रहे हैं। और मैंने आपको कैसे सिखाया हुआ है, अगर दोनों एक दूसरे की बात मानते होते हैं तो कर्व हमेशा अपवर्ड जाएगा, क्योंकि ये रिलेशन को हम क्या नाम देते होते हैं? अच्छा रिलेशन है, डायरेक्ट है या पॉजिटिव है, कर्व किधर को जाएगा? अपवर्ड, ऊपर को जाएगा। दूसरा चलो, एक वेरिएबल कहता मैं ऊपर को जाऊंगा, जैसे कि हमारे कर्व में स्केड्यूल में हो रहा था। प्राइस कहती मैं ऊपर को जाऊंगी, तो क्वांटिटी कहती मैं नीचे को। एक वेरिएबल कहता मैं नीचे को, दूसरा वेरिएबल कहता मैं ऊपर को। कौन सा है ये? दिस इज इनडायरेक्ट रिलेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। अगर दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है तो कर्व किधर को जाएगा? डाउनवर्ड। अगर दोनों में रिलेशन अच्छा है तो कर्व किधर को जाता होता है? अपवर्ड। चलो, ये हो गया पहला। अब आ गया शेप। शेप के लिए हम क्या कैलकुलेट करते होते हैं? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला वेरिएबल टेकन ऑन वाई एक्सिस ओवर वेरिएबल टेकन ऑन, जिसको हम डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। बट डेल्टा वाई का मतलब वाई एक्सिस के ऊपर लिया हुआ वेरिएबल, एंड डेल्टा एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे ऊपर लिया हुआ वेरिएबल। इसमें चेंज लेना है, एंड चेंज का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। चलिए, आपने इसके मल्टीपल क्वेश्चंस अब कर लिए हैं। या तो ये वाली स्लोप कांस्टेंट आती है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हमेशा सेम आता रहेगा, नो चेंज, या ये बदलता जाएगा। अच्छा बताना, अगर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये रेशो अगर सेम आती है तो कर्व कैसा जाएगा? लीनियर। ऊपर जाएगा तब भी स्ट्रेट, नीचे आएगा तब भी स्ट्रेट। अच्छा, चेंज होगा अगर तो नॉन लीनियर। अच्छा, नॉन लीनियर की दो शेप्स बता दो मेरे को, कनकेव, कन्वेक्स। अब वो डिपेंड करेगा। अच्छा, कनकेव में हम पहले मैं आपको बना के दिखाती हूं। ये होता था कनकेव और ये होता था कन्वेक्स। ये बताओ कनकेव कब बनता है? जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स या स्लोप क्या हो रही हो। देखें, कनकेव का मतलब ऊपर को होता आ रहा है, ऊपर को होता आ रहा है ना? तो क्या होता है स्लोप को? नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब ये स्लोप बदल रही है। क्या हो रहा होगा? बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी? बढ़ रही होगी। मैं इसमें आपको यही याद दिलवाती होती है कि कर्व ऊपर को उभरा है,
तो वैल्यूज बड़ी होती जा रही हैं, बड़ी होती जा रही हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कर्व अंदर को हो रहा है, वैल्यूज कम होती जा रही हैं, ऐसे याद किया करो। तो यहां पे स्लोप क्या हो रही होगी, यहां पे कम हो रही होगी। कोई एग्जाम्पल, यहां पे आ रहा होगा 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, स्लोप बढ़ रही है। यहां पे 4/1, 3/1, 2/1 एंड 1/1, यहां पे स्लोप गिर रही है। इन योर होल इकोनॉमिक्स ये टेबल आपको बहुत काम आता है, क्योंकि आपको हर बार कर्व में ये दो चीजों के बारे में बताना ही होगा। क्या दो चीजों के बारे में बताना ही होगा, एक तो आपको डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन में आपने अपना दिमाग बिल्कुल ये रखना है, डायरेक्शन का मतलब ये अपवर्ड या डाउनवर्ड। और इफ आई एम आस्किंग अबाउट शेप, तो आपने बोलना है लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में कनकेव या कन्वेक्स। आप यहां तक पढ़ के आएंगे, मार्केट डिमांड मतलब डिमांड का चैप्टर हम कल खत्म कर देंगे विद फैक्टर्स, तो आपने यहां तक रीड करके आना है। मैं अभी आपके लिए पीडीएफ डलवा रही हूं, इट शुड बी चैप्टर वाइज और फुल बुकलेट, चैप्टर वाइज, ओके लड़ लो, ठीक है। चलो एक बार मैं मैम से बात करके देखती हूँ क्या बेस्ट हो सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।